नमस्कार। तो आज हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही साथ में हम कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हुए हैं जो कि CUET के बेस्ड पे हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के बेसिस पे जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं हम उसी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा मॉडल पेपर एक तैयार हो रहा है। 2-3 दिन में हमारी एक पूरी जो है एक बुक सीरीज़ कह लीजिए, ठीक है, तैयार हो जाएगी। उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके सारे सिलेबस को आप अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। साथ ही मॉडल पेपर भी उसके साथ में अटैच होगा। देखिए, इसमें क्या है कि मैंने पहले वीडियो वाले में समझा भी दिया था, इस वीडियो में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप BA, BSc, BCom या फिर BPA, BFA या फिर BLLB करना चाहते हैं तो इन सभी के लिए जो सिलेबस है वो कुछ सिलेबस जो है सेम है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला जो हमारा है कि जो जनरल टेस्ट है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 4 सेक्शन थे, 15-15-15 के। ठीक है, यानी और जिसमें से आपको 12 करने थे, प्रत्येक सेक्शन से आपको 12 करने थे। हमने नंबर भी बताया था कि 5 मार्क्स दिए जाएंगे और 1 मार्क्स जो है वो घटाया जाएगा अगर आपका रॉन्ग आंसर आता है। इसके साथ ही हमने बताया था कि BA में जो है इस तरीके से अलग अलग तरीके से दिया गया है कि अगर BBA करना चाहते हैं तो जो है ये सब्जेक्ट जो है कंपलसरी रहेंगे, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, सभी के लिए सब। जैसे आप BSc होम साइंस से करना चाहते हैं तो होम साइंस जो है कंपलसरी रहेगा। लेकिन आप BSc मैथ करना चाहते हैं तो आपको 3 में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ले सकते हैं। वहीं BSc बायो करना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है। इसके साथ में अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA में किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको 8 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना होता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का इन्होंने अपना सिलेबस दे रखा है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एक सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है, दिया है कि इतने एरिया हम यहाँ पे पूछेंगे। इन्होंने 2 टॉपिक दिए हैं, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी भारत था, इसके बाद जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में कुछ, जैसे कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो भी इंपॉर्टेंट हैं उन्होंने ये चीज़ें दर्शाई है। तो हम अभी इंग्लिश का देखेंगे, क्योंकि ये BA, BSc, BCom, BAPA और BFA और BLLB सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं अधिकतर वो इंग्लिश का ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, और जो UP बोर्ड के हैं अधिकतर वहाँ पे हम संभावना जता रहे हैं कि वो हिंदी का ही सेक्शन करेंगे। ठीक है, 50 में से आपको 40 करने हैं क्वेश्चंस। सभी का जो है पैटर्न सेम रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, इंग्लिश अगर आप करते हैं या फिर हिंदी करते हैं दोनों के लिए सेम ही रहेगा, जिसमें से आपको 300 से 350 वर्ड के जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिए जाएंगे। फैक्चुअल हो सकते हैं, नैरेटिव हो सकते हैं और लिटरेरी भी ये हो सकते हैं। इसके बाद वर्बल एबिलिटी से आपके जो है क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही साथ में रीअरेंजिंग द पार्ट, क्लोजिंग द करेक्ट वर्ड, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, एंड इसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी। अब जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं हिंदी या इंग्लिश में से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में आप चुन सकते हैं। तो आप हिंदी के लिए भी सेम यही सब्जेक्ट रख सकते हैं और इंग्लिश के लिए भी यही सेम सब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही सब चीज़ें जो हैं पढ़ाएंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज़ें हैं इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, और बुक हमारी जो है 1 या 2 दिन में पब्लिश हो जाएगी। उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर 10 से 12 हम यहाँ पे खुद तो करा ही देंगे, उसके बाद 15 से 20 हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको भी वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो CUET में आने वाले क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी से, आपके यानी कि आपकी वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी में जो एक क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें है सी हैड अ पेक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, यानी इसमें पेक्यूलियर जो वर्ड है इससे सिमिलर कौन सा वर्ड होगा वो आपको ऑप्शन में देख के आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है अनयूजुअल, दूसरा है प्लेसिड, तीसरा है प्लीजेंट और फोर्थ ऑप्शन है टेनेशियस। देखिए, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? पहले पेक्यूलियर का मतलब होता है जो कि बहुत विचित्र होता है हिंदी में, यानी कि जो कि डिफरेंट हो, चीज़ों से अलग हो, स्ट्रेंज हो, जो कि यूजुअल ना हो। तो इसमें ऑप्शन ए अनयूजुअल भी इसका राइट आंसर होगा, वही होगा विचित्र। प्लेसिड का मतलब होता है जो बहुत ही शांत हो, और सेकंड प्लीजेंट है, थर्ड ऑप्शन में प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब होता है, आप जानते हो कि काफ़ी सिंपल सा वर्ड है। प्लीजेंट का मतलब होता है कि बहुत ही खुश वाली चीज़ जो होती है वो प्लीजेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट। इसमें आपको अपोजिट बताना है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सी रेयरली कम्स हेयर, इसमें रेयरली जो वर्ड्स है इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। फर्स्ट इज सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है खुद से। सेकंड इज नेवर, थर्ड इज ऑलवेज, एंड द फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंटली। तो रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, तो इसका अपोजिट क्या होगा?
जो लगातार होता रहे, तो यानी कि ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंटली इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंटली इसका सही आंसर होगा। तो आप रेयरली, फ्रीक्वेंटली, बेयरली, ये सारे वर्ड्स को आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इडियम बताना है, जो अंडरलाइन इडियम है कि हैविंग वर्कड फॉर मोर देन 10 आवर्स दे कॉल्ड इट अ डे। देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉल्ड इट अ डे ये अंडरलाइंड है, इसकी आपको इडियम बतानी। कॉल्ड इट डे को क्या कहते हैं हिंदी में, एक इडियम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट है दे कॉल्ड द डे, क्या उन्होंने दिन को बुलाया, स्टॉप वर्किंग, या फिर मूव टू अनदर वर्क, और चौथा ऑप्शन जो है वो है कॉन्टिन्यूड वर्क। देखिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा क्या है कि हैविंग वर्क फॉर मोर देन, यानी कि 10 घंटे काम करने के बाद उन्होंने दे कॉल्ड इट डे, यानी कि इससे क्या सेंस आ रहा है, इससे सेंस ये आ रहा है कि 10 घंटे काम करने के बाद उन्होंने वर्क को रोक दिया। ठीक, तो कॉल्ड इट डे का मतलब होगा कि स्टॉप वर्किंग। तो ये इसका राइट आंसर होगा, स्टॉप वर्किंग। ध्यान रखिएगा इडियम फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस को याद कर लीजिए। तो दे कॉल्ड इट अ डे, कॉल्ड डे का मतलब स्टॉप वर्किंग होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका ऑप्शन है इनक्यूरेबल। देखिए इनक्यूरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी क्योर, जिसकी क्योर नहीं की जा सके वो इनक्योरेबल होगा। सेकेंड इज इनकॉरिजिबल, दिस इज द राइट आंसर। इनकॉरिजिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसी को इनकॉरिजिबल कहते हैं। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए और ऑप्शंस को भी देखते हैं। हार्डन मतलब होता है जो बहुत ही कठिन चीज़ होती है, जिसको करना बहुत इजी नहीं होता है, दैट इज़ हार्डन। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल चीज़ वो चीज़ होती है दैट कैन नॉट बी हार्म ईजली, जिसको ईजली हार्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी हार्म ईजली, उसी को कहते हैं इनवल्नरेबल। कैन नॉट बी हार्म ईजली इज कॉल्ड वल्नरेबल। Moving to the next question, choose the correct option which fits in the given blanks of each question. Which of each of the boys did work? देखिए यहाँ पे ब्लैंक है each of the boys, तो बीच में क्या फिल होगा, his work, him work, their work, his work या her work। देखिए इससे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब भी ईच आएगा, अगर आपको कहीं भी ईच आता है तो ईच के बाद जो कि कैसी वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि ईच ऑफ था तो यहाँ पे हमेशा हिज यूज़ किया जाएगा। अच्छा हर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि बॉय है तो हिज ही यूज़ किया जाएगा। इसमें कभी प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउंस का यूज़ नहीं किया जाएगा ईच के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अब फिल इन द प्लेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए अब इसमें बताना गया है कि द के बाद कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक है, आपको बताना है कि द टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए इसमें पहली जो है वह है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब तो कठिन होता है, तो इससे रिलेटेड यानी कि माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं, टॉप के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया इसमें, ये आपको बताना है। तो देखिए एसेंट का मतलब होता है हमारे बोलने की जो स्टाइल होती है उसको एसेंट बोलते हैं। लोग कहते हैं नहीं इसका एसेंट बहुत अच्छा है, इसका एसेंट डिफरेंट है, तो ये एसेंट होता है। फिर ये जो एसेंट है इसका मतलब होता है ऑप्शन 3 में जो है कि इसका मतलब होता है टॉप, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो एसेंट और एसेंट में डिसेंट मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसेंट क्वालिटी का, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गो थ्रू द गिव सेंटेंस एंड मार्क द पार्ट दैट वाज हैन एरर, यानी कि आपको इसमें एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन इज आई कंसीडर हिम एज माई ब्रदर, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए आप इसमें देखिएगा कि कैसे आप पहचानेंगे एरर। मैं इससे रिलेटेड आपको जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए कंसीडर के बाद कभी भी एज का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसमें पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी एरर है कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, एज नहीं होगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस बनेगा वो होगा आई कंसीडर हिम माई ब्रदर, इसमें एज का यूज़ नहीं होता। अच्छा साथ साथ आप ये भी जानें कि किस वर्ब के साथ
एज का यूज़ होगा, देखिए अगर कहीं नो है इसके साथ यूज़ हो सकता है, रिगार्ड है इसके साथ एज का यूज़ हो सकता है। आई रिगार्डेड हिम एज माई ब्रदर, आई नो हिम एज अ डॉक्टर, एज अ हिज प्रोफेशन, कुछ भी कर सकते हैं। इन वर्ब के साथ हम एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में इसमें एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एरर बताना है कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो पब्लिक स्पीकिंग इसमें कोई एरर है नहीं। अब इसमें आपको सेकंड में ही एरर है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म। तो देखिए जब भी वन ऑफ द का यूज़ होगा तो वन ऑफ द के बाद जो यूज़ किया जाएगी वर्ब, तो उसमें क्या होगा, फॉर्म नहीं फॉर्म्स होगा, मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स होगा। वो हमेशा प्लूरल में आएगा क्योंकि कई में से एक को चुन रहे हैं तो वो कई चीज़ होनी चाहिए ना। तो फॉर्म एक चीज़ दिखा रहा है तो इस फॉर्म्स होगा, तब वो कई चीज़ जाके दिखाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म नहीं बल्कि फॉर्म्स होगा। तो मेक श्योर कि जब भी वन ऑफ का यूज़ होगा तो उसके बाद जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो प्लूरल में होना चाहिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप अरेंजमेंट करना है। ये भी आएगा, आपको अरेंजमेंट करने से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 पार्ट दिए गए होंगे, उसमें आपको कौन सा पहले आएगा सेंटेंस, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। जैसे मेनी थॉटफुल पर्सन्स टू रिजेक्ट ऑब्जेक्शन दैट प्री डिस्पोजेस पैरेललिज्म अनकॉम्प्रोमाइजिंगली। इसमें आपको रीअरेंज करना है इसको। तो देखिए कौन सा है आपका सही होगा। तो इसमें वाई ऑब्जेक्शन दैट प्री डिस्पोजेज पैरालेलिज्म अनकॉम्प्रोमाइजली, इसमें वाई एक्स जेड यानी कि यही सही हो रहा है। तो वाई एक्स जेड इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें भी आपको अरेंज वाला क्वेश्चन है कि 1 द रन फॉर मेनी मंथ्स रिजल्टेड एट द टाइम सिंह वॉज देयर आफ्टर एंड नो कन्वेक्शन। देखिए इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो रिजल्टेड एट द टाइम, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑन द रन फॉर मेनी टाइम, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ लग रही होगी आप खुद। एंड नो कन्वेक्शन, एंड से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं। तो ऑप्शन आर जो है सिंग वॉज देयर आफ्टर, इससे स्टार्ट होगा, देयर आफ्टर ऑन द रन फॉर मेनी मंथ। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी आर पी एस क्यू, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रीअरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। डेमोक्रेसी इज़ इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग। देखिए अब उसके बाद जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, 5-5 क्वेश्चन एक पैसेज से रहेंगे। तो इसमें जो आपका, इसको आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज़ इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग, इट एलाइसेस इटसेल्फ विद चेंज एज द राइटर लुइस एच लैफम राइट इन एज। इन्होंने एक बुक लिखी, उसके ऊपर पूरा है ऑफ फॉली विच engenders movement which induces friction which implies an happiness। ये पूरा आपको पैसेज दिया जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। necessary conditions of its existence yet it creates a more just society than any other arrangement as। आप पढ़िए, आपको वीडियो पॉज करके पूरा इसको पढ़िए सेंटेंस को, फिर आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप इसका आंसर देने की। मेक करेक्टिव एक्शन, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज नीड ग्रेटर विजिलेंस एंड सॉलिटरी, यहाँ तक आपका पैराग्राफ है। फिर है टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी वी डिड, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप इसको पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की या मूवमेंट्स की, विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी की, या डाउट्स एंड मिसफायरिंग की। तो इसमें आपको देखिए विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी, यही आपको एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बाकी सारे नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं, बट ज़रूर आप एक बार पढ़ के ट्राई कीजिए। विजिलेंस मतलब होता है सावधानी, सचेत होना, और सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी से यहाँ पे है। तो ये यूनिटी और सचेतना, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिटी मीन्स द सेम, यूनिटी का क्या मतलब होता है। तो
आप जब इसको सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विजिलेंस का मतलब तो सचेत होना होता है, डिवीज़न का मतलब भाग होना, डिस्पैरिटी का मतलब अलग अलग होना, और सॉलिडेरिटी का मतलब ही होता है कि क्या, यूनिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी होता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वी ऑल आर माइनॉरिटीज़ हेयर बाय। हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं किसके द्वारा, रिलीजन या ऑक्यूपेशन से, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन से, पाथ 1 and 2 यानी किससे। तो हम लोग माइनॉरिटी किससे हैं, इंडिया इज़ अ माइनॉरिटी बाय लेवल ऑफ एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी, इसके हिसाब से हम लोग माइनॉरिटी में हैं। फिर अगला है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी आर इन परपीचुअल, अकॉर्डिंग द पैसेज के अकॉर्डिंग हम परपीचुअल एक्सपेंसन ऑफ किस चीज़ के, इन्फेक्शन, एक्सपेंसन होगा सॉरी, मतलब कि फैलाव किस चीज़ का हो रहा है। डेमोक्रेसी इज़ अ फेलियर है, या द आइडिया ऑफ डाउटिंग है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स है, द आइडिया दैट वर्ड इज़ नॉट इटसेल्फ। तो देखिए इसमें आप पाएंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द आइडिया दैट वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन। तो अगला जो पैसेज है, इसमें 2 पैसेज आते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज है, दिस ईयर आई सेलिब्रेट 25 ईयर्स विद अ सीइंग आई डॉग व्हेन आई केम टू द सीइंग आई इन 90। आप लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर देना आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। व्हाट डज कैनाइन पार्टनर रिफर्स टू। कैनाइन मतलब होता है वन हू लुक्स लाइक डॉग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड सीइंग आई डॉग, यानी ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉज द नरेटर फर्स्ट गाइड डॉग। नरेटर का फर्स्ट गाइड था वो नॉवेल था। Moving to the next question, which of the statements not true? The narrator is grateful, the narrator is visually impaired, the narrator is undergoing physical therapy. देखिए यही कोई फिजिकल थेरेपी से नहीं गुजर रहा था। दिस इज नॉट ट्रू द स्टेटमेंट। एंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मेन थीम क्या था, द ट्रेन्स ऑफ डॉग, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग आई डॉग, कीपिंग सेफ फ्रॉम डेंजर्स एंड डॉग्स। देखिए इसका पैसेज का मेन थीम जो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग आई डॉग। ठीक, तो आप पैसेजेस को भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर है एंटोनिम, सिनोनिम भी आते हैं और एंटोनिम भी दो आते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो अर्बन। अर्बन का मतलब जो लोग सिटी में रहते हैं उनको अर्बन बोला जाता है। अच्छा, फॉरेन जो लोग विदेशों में रहते हैं, राष्ट्रीय जो गंदे लोग होते हैं, रूरल जो लोग गाँव में रहते हैं। तो इसका सही आंसर रूरल हो जाएगा। अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो दुश्मन की जैसा बिहेव करता है। ठीक है, वन हू हेट्स एवरीवन। और इसका अपोजिट होगा एमिएबल होगा, क्योंकि एमिएबल का मतलब होता है वन हू इज़ फ्रेंडली। एड का मतलब होता है हेल्प। एड का मतलब हेल्प होता है। सैड, सैड का मतलब तो दुखी होता है। फिर अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो बहुत चालाक होता है, उसको एस्ट्यूट बोलते हैं। प्रूडेंट, इसका मतलब भी चालाक होता है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, वन हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट। तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा। और वर्ड अवेयर का मतलब जो चीज़ों के बारे में जानता हो। रिस्पॉन्सिबल जो मतलब जो चीज़ों की जिम्मेदारी लेता हो। वर्ड सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन है। मोदी इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन। सो अनइम्पॉर्टेंट मतलब वॉज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। डेनिग्रेशन एंड सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है अलग होना। अब इसमें इडियम फ्रेजेस भी आते हैं। एट 11th आवर। देखिए एट द 11th आवर का मतलब होता है, इस इडियम को यूज़ किया जाता है तब जबकि बहुत लास्ट मिनट पे कोई चीज़ हैपन होती है, लास्ट सेकंड पे कोई चीज़ आती है। जैसे कोई मैच हो रहा हो तो चेन्नई यानी CSK वन द मैच एट द 11th आवर, यानी कि मैच फिनिश होने वाला था और उसने लास्ट सेकंड पे छक्का मार के धोनी ने मैच को जिता दिया। तो एट द 11th आवर यानी लास्ट पॉसिबल टाइम। ये पहला नहीं होगा, इनिशियल भी नहीं होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया एट द 11th आवर। आपको एग्जांपल से भी बता दिए। योर मैन सर्विस वर्क, इस इडियम का क्या मतलब होगा, एक्सीलेंट वर्क। देखिए एक यही होगा
ह्यूमन सर्विस वर्क मतलब एक्सीलेंट वर्क। अगली है जंप ऑन द बैंड वैगॉन। देखिए, जंप ऑन द बैंड वैगॉन का मतलब होता है कि कोई चीज़, जो चीज़ पॉपुलर हो, ट्रेंड में हो, उसको सपोर्ट करना, वो वही चीज़ करना। इसका ऑप्शन है टू गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, टू जज बाई अपीयरेंस, टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड। ये ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, टू ज्वाइन अ बैंड वैगॉन, यानी कि जैसे कि पीपल आर डूइंग बीटेक सो दैट्स वाई आई जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, आई आल्सो डिड बीटेक। मैंने भी बीटेक के लिया क्योंकि लोग बीटेक कर रहे थे, यानी कि मैंने इस पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो किया। आई जम्प ऑन द बैंड वैगन। आप इसका यूज़ करते रहिएगा सेंटर। इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। देखिए, वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल का सिनोनिम क्या होगा? फर्टाइल का मतलब जो चीज़ बहुत उपजाऊ होती है उसको फर्टाइल बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे सामने फ्रूटफुल, ऑप्शन सेकंड है बैरन, ऑप्शन थर्ड है डेड और ऑप्शन फोर है अनफर्टाइल। देखिए, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपको सिनोनिम बताना था, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है फ्रूटफुल, तो फ्रूटफुल विल बी द राइट आंसर फर्टाइल का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका भी सब में सिनोनिम ही बताने हैं। इसेंशियल मतलब होता है जो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो। अनवांटेड नहीं होगा, अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए। इनसिग्निफिकेंट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अनडिजायर्ड का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी दिस इज़ द इसेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत जो मेहनती हो, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इज डिलीजेंट। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET विथ हार्ड डिलीजेंस, यानी यू आर वेरी डिलीजेंट बॉय। रेकलेस मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी जिम्मेदार ना हो, लापरवाह हो। कंसीटेड मतलब जो कि लापरवाह रहता हो, यानी कि। और एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ही जो जिम्मेदार हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आपको बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ़ करना, तो प्रेज इसका मतलब भी किसी की तारीफ़ करना। डिफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिसिट मतलब भी कमी होता है, जैसे पैसों की डेफिसिट हो गई। इनसफिशिएंसी मतलब कमी होता है चीज़ों की, इनसफिशिएंट मात्रा में थी चीज़ें। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि कमी। ये लैक का सिनोनिम है, LAC के लैक। अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब कोई चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। एडहेरेंट मतलब किसी से जुड़ी हुई चीज़ होती है। एडवर्सिटी मतलब होती है आपदा होती है। लैक मतलब कमी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, लैक, डर्थ का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कोई स्पेशल चीज़, कोई स्पेशल क्वालिटी वाली चीज़। तो इसका पर्टिकुलर मतलब भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यही इसका सही आंसर। कॉमन मतलब जो हर जगह हो, यूजुअल मतलब भी जो हर जगह जो चीज़ हो, ऑर्डिनरी मतलब जनरल चीज़। तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, इसमें भी इफ्लुएंट का बताना है आपको। तो देखिए, इफ्लुएंट मतलब जो चीज़ बह जाती हो उसको इफ्लुएंट कहते हैं। कोई चीज़ को जैसे सीवर में पानी को इफ्लुएंटली छोड़ दिया जाता है, तो उसी को इफ्लुएंट किया गया। डिस्चार्ज मतलब भी छोड़ देना होता है। इनचार्ज मतलब अंदर लेना, कंट्रोल में लेना। मैंने उसको चार्ज में, इंचार्ज इसके ऑफिसर हैं, पुलिस को इंचार्ज बनाया जाता है ना, यानी कि उसको कंट्रोल में लेते हैं। तो इसका सही आंसर इफ्लुएंट का डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ दोनों का मतलब होता है चीज़ों को छोड़ना, ठीक। और ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी। पिटी मतलब दया। चूज द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट। नोविस, नोविस का मतलब होता है जो कि नया नया हो, नौसिखिया होता है। मास्टर मतलब जो कि एक्सपर्ट हो गया। प्रोफेशनल मतलब भी एक्सपर्ट होता है। बिगिनर मतलब जो नया नया होता है। तो इसका ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, नोविस। डिनायल मतलब कि किसी चीज़ को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, विल बी द। तो इसका सही आंसर परमिशन मतलब किसी को अलाउ करना। सैंक्शन मतलब, सैंक्शन जैसे रशियन और यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो रशिया पर वर्ल्ड ने सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया। डिसमिस कर देना यानी कि किसी को हटा देना। अप्रूव करना मतलब उसी को अलाउ करना, तो इसका डिसमिस हो जाएगा। डिनाई का मतलब मना कर देना और डिसमिसल मतलब भी मना करना। जेन्युइन मतलब कोई सही चीज़ हो। फंडामेंटल मतलब बेसिक।
ठीक। इम्प्लाइड मतलब जिस चीज़ को इम्प्लाई किया जा सकता है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन हो, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ऑथेंटिक और जेन्युइन का मतलब यही चीज़ जो राइट हो, ट्रस्टफुल चीज़ होती है जेन्युइन।